नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब टू में स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्या है, जे प्रक्रम पढ़ेंगे पोषण। और ये जो चल रहा है क्रैश कोर्स के अंतर्गत चल रहा है। क्रैश कोर्स आप लोग समझते होंगे, क्रैश कोर्स चल रहा है। तो क्रैश कोर्स में जुड़ना ना भूलें, इस वीडियो को देखना ना भूलें। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी से एक बार अनुरोध है कि ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें, भेजें, अपने दोस्तों के पास भेजें, अपने रिश्तेदारों के पास भेजें, ज्यादा इसको शेयर करें। तो ना देर करते हुए, ना टाइम गमाते हुए, ना गप करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन जाने से पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय नहीं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। यानी कि मान लिया जाए अति लघुत्तरीय का मतलब क्या, छोटा से छोटा, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ध्यान समझिएगा कि हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। बोला कि पौधा में क्या नहीं होगा, क्या चीज नहीं होगा कि उसके अभाव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं है जिसके कारण से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि हरित लवक, मतलब हरित लवक का मतलब क्या हुआ, पेड़ हरा भरा अगर नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अगर पेड़ मुरझा जाएगा, मर जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा। अगर हरा भरा होगा तो ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, ध्यान रखना है। तो ये दिखाए हैं, देखिए ये सूर्य की, ये सूर्य, ये सन है, ये क्या है, हमारे सन सूर्य देवता है। यानी इससे सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। कहाँ पे आया भाई, इस पौधे पर आया, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहां से ऑक्सीजन लिया भी, अब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण हुई। इससे क्या होगा, ये अपने से खुद से भोजन बनाएगा, तैयार करेगा, और अपने ये विकास और वृद्धि में कायम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। और क्वेश्चन जो पूछा गया है 2011 और 2013 हमें पूछा गया है। बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के दरमियान जो समीकरण बनता है उस समीकरण को बताइए, है ना। समीकरण होता क्या है, समीकरण कैसे लिखेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण निम्न इस प्रकार है। वायुमंडल से प्रकाश क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और पृथ्वी से क्या लेंगे, जल लेंगे। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। अगर सूर्य की प्रकाश नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। और क्या, उसमें क्लोरोफिल होना जरूरी है, यानी कि उसमें वो पेड़ पौधा हरा भरा होना जरूरी है, जिंदा होना जरूरी है। तो जब ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और स्थल से जल लेगा और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज ही बोलते हैं, ग्लूकोज ही बोलते हैं। उसके बाद ये ऑक्सीजन गैस देगा और जल बनाएगा, क्या करेगा, जल भी लेगा। क्लियर है, आया बात समझ में। तो क्या हम लिखेंगे एग्जाम में, CO2 प्लस H2O, ये 12 अक्षरों क्या लिखे, संतुलित किए इसको। ये क्या किए हैं, संतुलित, दोनों तरफ संतुलित किए हैं। हम केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, उसका क्वेश्चन बैंक चलेगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जल लिए, अब दोनों को अभिक्रिया करवाए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ, तो क्या बन गया, सुक्रोज बन गया, ग्लूकोज बन गया, है ना, फ्रुक्टोज बन गया, और ऑक्सीजन गैस मिला और जल की प्राप्ति हुआ। क्लियर है, यही समीकरण मेरा है प्रकाश संश्लेषण का। बताइए कितने लोगों को समझ में आया है, थम्स अप करें, कमेंट में थम्स अप करें, सर समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखिए कमेंट बॉक्स में, यस या नो, फटाफट लिखिएगा, यस या नो। चलिए, बहुत अच्छा है। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें। बिहार के सभी ग्रुप में भेजें, इंडिया के सभी ग्रुप में भेज दें, इंडिया के सभी लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, परजीवी किसे कहते हैं।
परजीवी होता क्या है? परजीवी, परजीवी मतलब पर, दूसरा, पर माने दूसरा, पराया, यानी जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, अस्थाई या अस्थाई के रूप में आश्रित होते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। हम क्या लिखे हैं? वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में, दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूपों से रहकर, चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, मतलब चाहे वो परमानेंट के लिए रहे या टेम्परेरी वो रह रहा है, लेकिन उसका संपर्क में है, टेम्परेरी भी है चाहे वो परमानेंट है, क्या? तो अस्थाई या अस्थाई रूप में से रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। यानी उसी से ये अपना अगर भोजन ग्रहण कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। दूसरे जीव से, उसके शरीर से अपना वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? बोला कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? क्योंकि हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधे हरे भरे नहीं होंगे। क्लोरोफिल होता है, इसलिए हम लोगों को पेड़ पौधे हरे भरे दिखते हैं। क्लियर यहां तक है? यस या नो? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस छाप दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो छाप दीजिए। फटाफट, देरी नहीं कीजिए। और जो लाइक नहीं किए होंगे बाबू, लाइक कर लेना अगर मेरा सेशन सही लग रहा है तो। अगर सही नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करके भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है, अमीबा का पाचन कैसे होता है? तो अमीबा का जो पाचन होता है वो रसधानी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रसधानी के द्वारा होता है। ध्यान रहिए। सजीव की जीवित इकाई क्या है? कोई भी अगर सजीव है, कोई भी जीव सजीव है, उसका इकाई क्या है? वो कोशिका है। सजीव होने का इकाई क्या है? वो कोशिका है। वो क्या है? कोशिका है। याद रहिए, कोशिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एटीपी का पूरा नाम लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कह नहीं सकते, अपने मुख से बोल नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट याद रहेगा। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले हम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले हम? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद हो गया? अब है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम लिखें। अरे भाई, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? रातोंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? बेरी बेरी ना, सब आप लोग जानते होंगे। विटामिन सब, यानी कि कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन है? कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। कौन ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? आपका इंतजार है, कमेंट का इंतजार कर रहे हैं हम, जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब इसका हो जाएगा पका पपीता। पका पपीता में क्या है भाई? सभी विटामिन पाया जाता है। क्लियर है? पका पपीता में सभी विटामिन पाया जाता है। अब चलेंगे, अमीबा में गति किस भाग से होती है? तो अमीबा में जो गति होता है वो कुटपाद से होता है। किससे होता है बाबू? कुटपाद से होता है। अमीबा में जो गति होता है वो कुटपाद के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न को देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? लघुत्तरीय प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? पहला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? बोला गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है किस प्रकार के लिए पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, सूर्य का प्रकाश स्वपोषी
और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। समझिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, बोला गया है। और क्या होता है, प्रकाश में जो ऊर्जा निहित होता है उसको ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में उसको बदल दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जो भी ऊर्जा होता है उसको हरे पौधे अपने और ग्रहण कर लेता है, अपने में ग्रहण कर लेता है। अब ग्रहण करने के बाद में क्या करता है भाई, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अर्थात हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर भोजन निर्मित करते हैं। क्या बोला गया है, इसलिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण कर, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वो भोजन को ग्रहण करता है, निर्माण करता है। यह भोजन स्वपोषी से विषमपोषी एवं अपघटकों तक ले जाती है। बोला गया है कि यह भोजन जो है स्वपोषी तो लेता ही लेता है, लेकिन विषमपोषी भी लेता है। क्यों भाई, विषमपोषी लेता है कैसे भाई, जो दूसरे ऊपर आश्रित है। मान लीजिए कोई साग है, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया, वो भोजन लिया, तो साग को हम काट लिए, घर में बना दिए, क्या हम ग्रहण किए नहीं किए, तो विषमपोषी एवं अपघटकों तक भी जाती है। बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे को समझ में आया, हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करने का मतलब ये हुआ कि कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखें। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए या वाई, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए नो। ठीक है, एन क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो शेयर नहीं किए सभी लोग मिलकर एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। बोला कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पौधा जो है, पौधे को जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो कहां से प्राप्त करता है, वो ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मेन रूप से कच्ची सामग्री क्या, एक सूर्य के प्रकाश तो है ही जो कि सूर्य से मिल जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, जल कहां से मिलेगा, भूमि से प्राप्त होगा। वही लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का माने कच्ची सामग्री सूर्य की प्रकाश, वायुमंडल से, सूर्य से, और ये कहां से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से या वायुमंडल से, तथा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करेगा, वातावरण से, और जल भूमि से प्राप्त करेगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल या वायुमंडल से या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। अब भूमि से क्या चाहिए भाई, जल। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, करने के लिए क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए पौधा हरे भरे। अगर पौधा हरा भरा नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, ये समझ जाइए, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये देखिए यहां से वाटर लिया, सूर्य से क्या है, लाइट एनर्जी लिया है ना, और ये क्या किया, ग्लूकोज बनाया। ये क्या किया, आप धरती से क्या लिया, जल लिया, क्या धरती से जल लिया। क्लियर है। इस फिगर को देखकर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बोला गया है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, उसको जानने के लिए, ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है, उसको जानने के लिए हम लोग
किस मापदंड का, किस स्केल का उपयोग करेंगे कि जानेंगे ये जीवित है या निर्जीव है ना, सजीव है या निर्जीव। देखिए, सजीवों का विशिष्ट लक्षणों भोजन ग्रहण करना। सजीव का सबसे मेन लक्षण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना। जो भोजन ग्रहण करता है वो सजीव होता है, सिंपल सी बात है। और नहीं, ये भी नहीं है जरूरी कि सभी भोजन नहीं ग्रहण करेगा। तो क्या शोषण, जो शोषण करे वो भी सजीव होता है, जो श्वास ले वो भी सजीव होता है, जो परिवहन करे, एक जगह से दूसरे जगह जा सके वो भी सजीव होता है। और क्या उत्सर्जन करे, उत्सर्जन गतिविधियां करे, यानी जो बेकार पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकाले उसको सजीव कहते हैं। और कोशिकाओं में आणविक गतिविधियां होती है। इन लक्षणों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव है। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ गया तो यस लिखें, अगर समझ में नहीं आया है तो नो लिखें। ठीक है, ध्यान दें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बोला गया है कि हरित लवक के कौन से भाग में, कौन सा भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में, मतलब कि जो प्रथम भाग होता है ना, उसी जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ये हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। इसके प्रथम भाग में ही जो प्रथम भाग होता है, देखो ये जो दिख रहा है ये बाह्य झिल्ली है। क्या है? बाह्य झिल्ली है। ये जो दिख रहा है क्या है? भीतरी झिल्ली है। और यहाँ पे जो खाले सन दिख रहा है ये क्या है? ग्रेनम है। और देखो ये जो कटा हुआ भाग जो हम लोगों को दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको? थाइलाकोइड बोलते हैं। अब ये जो जगह दिख रहा है इसको क्या बोलते? पिठिका बोलते हैं, पिठिका या पटलिका बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कहां पे? क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में, क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों? मतलब जीव के लिए, सजीव के लिए जीने के लिए पोषण की जरूरी है, अति आवश्यक है। क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवों के लिए पोषण आवश्यकता यानी आवश्यक है, या आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहले क्या है? अगर हमको पोषण चाहिए तो किसके लिए चाहिए? ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए हमको पोषण करना जरूरी है। अगर हमको भूख लग जाए तो क्या एनर्जी मिलता है? क्या एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलता है। एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलता है। तो हम पोषण यानी भोजन करेंगे किस लिए? एनर्जी के लिए, हमको एनर्जी मिल जाए और क्या बल जाए, है ना? समझ गए होंगे। तो शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक क्रिया मतलब जीव की क्रियाओं के लिए, जो हमारी क्रिया, जैसे हमारी क्रिया क्या है? जैविक क्रिया क्या है? हम एक मनुष्य हैं, ज्ञानी मानव है, तो हमारा काम क्या है? तुम लोगों को पढ़ाना, और तुम्हारा काम क्या? तुम लोगों को पढ़ना, है ना? इन जैविक क्रिया हुआ। और सारी जैविक क्रिया है, घर में जाते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बहुत सारा काम है इस जीवन में। तो जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जीवधारियों को यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब तक हम भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे, भोजन नहीं लेंगे, तो हमको ये ऊर्जा मिलने वाला नहीं है, पोषण मिलने वाला नहीं है। तो बताइए, ये पॉइंट याद रहेगा? याद रहेगा, है ना? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, हाँ भाई, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। कहावत में डॉक्टर लोग बोलता है, किसी का हड्डी अगर टूट जाए तो इसको खाना खिलाइए, अच्छा चाहिए खाना खिलाइए, जल्दी इसका हड्डी जुड़ जाएगा, बोलता नहीं बोलता है? तो विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर के ऊतकों के टूट फूट होती है, इनकी मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब बोला है कि जैविक क्रिया के करने में, जैविक क्रिया करने में ऊतक का टूट फूट होता है, वो टूट फूट जाता है, उसको मरम्मत करने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता है। पोषण की आवश्यकता है, अति आवश्यक है पोषण करने के लिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जैविक क्रिया नहीं कर रहे हैं। पोषण करेंगे तो ही जैविक क्रिया होगी। वृद्धि के लिए,
मतलब समझे नहीं सर? हम छोटू छोटू सा नहीं, छोटा सा पैदा हुए, कोई भी भाई छोटा सा पैदा होता है, हम क्या पूरा दुनिया संसार पैदा होता है छोटा सा। अब वो क्या, अगर हमको पोषण अगर नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो क्या बताइए, क्या हम इतना बड़ा हो जाते हैं जो आपको हम दिख रहे हैं? नहीं ना होते, नहीं होते। इसलिए हमको पोषण मिला, मेरा माता पिता पोषण दिए, भोजन दिए, खाना दिए, एक से न्यूट्रिशन दिए, तो हम इतना बड़ा हो गए। तो वृद्धि के लिए नए जीव द्रव्य से नई कोशिकाएं बनती है, इनसे जीवों की वृद्धि होती है। क्लियर है? देखें, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, उपापचयिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए भोजन को पचाने तथा शोषण आदि उपचारिक क्रियाओं में कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती रहती है। मतलब बोला गया है कि भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचने के लिए शोषण आदि क्रिया में क्या होता है? उपापचयिक क्रिया होता है, कुछ निर्माणकारी और कुछ विनाशकारी क्रियाएं होती है। देखिए, भोजन को पचाने के लिए कुछ चीज का निर्माण भी होता है और कुछ विनाश भी होता है। अब समझ जाइए, क्योंकि हम लोग खाना खाएं, तो खाना खाए जो भोजन हम लोग लिए हैं, क्या भोजन का विनाश हो रहा है? अब विनाश तो हो रहा है, लेकिन वहां कुछ मिल भी रहा है। क्या मिल रहा है? हमको एनर्जी मिल रहा है, पावर मिल रहा है, मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, तो उसका निर्माण भी हो रहा है। इन क्रियाओं के संपन्न होने में तथा इन क्रियाओं पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आशा करते इस चारों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। ये बहुत सस्ता काम है। सस्ता काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर, फटाक से शेयर कर दीजिए, देरी नहीं कीजिए, ठीक है? इस वीडियो कर दीजिए शेयर, ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए इसको। चलिए, भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? मतलब कि भोजन पचाने के लिए हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? भोजन के पाचन द्वारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। बोला क्या कि भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। कौन की होती है? मेन रूप होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। देखिए, ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O बना, जल बना और ऊर्जा का उत्पादन हुआ। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, देखिए पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? बोला गया है कि पित्त क्या होता है? कि पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय, या फिर पित्त उत्पन्न होता है। और इतना महत्वपूर्ण है कि 16 हम पूछा, एक कैसे पूछा और कैसे पूछा, ध्यान दीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इतना वीवीआई है, इतना वीवीआई, इतना वीवीआई, इतना वीवीआई कि हम अपने मुखार बिंदु से नहीं बोल सकते हैं। आप लोग खुद समझते हैं इसको, है ना? पित्त यकृत ग्रंथि से स्रवित होता है, होने वाला एक स्राव है। नहीं, बोला गया है कि पित्त जो है यकृत ग्रंथि से स्रवित होता है, जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। बोला गया है कि पित्त का काम क्या है कि छोटी आंत जो होता है ना, छोटी जो आंत होता है, जब उसमें भोजन पचना शुरू करता है तो वहां पे ये पित्त का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन पित्त का महत्व निम्न इस प्रकार है। बोला कि मनुष्य के पाचन में पित्त का जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला क्या है? यह आमाशय से आए भोजन का अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। बोला गया है कि जो आमाशय से भोजन आता है, जो हमारे आमाशय जो होते हैं, उसमें क्या कोई भी अगर अम्लीय भोजन आया, उसको क्या करता है? वो क्षारीय बनाता है। किसका काम है? पित्त का काम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह जीवाणुओं को मारता है तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस कार्य करता है। मतलब कि अगर भोजन में कोई जीवाणु हम खा गए, भोजन के रूप में अगर हम कोई जीवाणु अंदर डाल दिए इस कुआं में, तो क्या होगा? इसको में अगर डाल दिए कोई भोजन जीवाणु वाला,
तो अगर उसको अगर पित्त रस नहीं मारेगा, पित्त नहीं मारेगा उसको, तो जीवाणु जो है ना हमारा इसमें मशीन में बोलना चालू कर देगा, चलना चालू कर देगा, चलेगा, दौड़ेगा, वो रनिंग करेगा। और जब रनिंग करेगा तो हड़बड़ 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 आवाज करेगा इसमें, और समझ रहे ना, हड़बड़ हड़बड़ की आवाज करेगा, समझ जाइए, तो हो जाएगा गड़बड़, दौड़ते रहिएगा, समझे ना। तो ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता है, तो इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशय रस, जो अग्नाशय में जो रस बनता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब है यह आंत की दीवार को कर्माकुंचन के लिए उत्तेजित करता है। बोला गया है कि यह जो है पित्त रस जो है, आंत का जो दीवार होता है, आंत में दीवार होता है, भित्ति होता है, छोटा छोटा धागा, छोटा मैंने झिल्ली टाइप का होता है आंत में, देखे होंगे आप लोग, देखे तो नहीं होंगे, लेकिन जब जानवर वगैरह हम लोग जब मीट बनाते हैं, जब पाठा उठा काटते हैं ना, पाठा बुझते होगा ना, पाठा बुझता है, हम तो बुझते हैं भाई, आती है ना। पाठा जब काटते हैं ना, उसको जो आंत होता है उसको बनाते हैं ना, उसमें झिल्ली टाइप का होता है, दाना दाना टाइप का होता है ना, उसको उस दीवार में जो कर्माकुंचन के लिए उत्तेजित करता है, उसको जगाता है कि भाई इसमें भोजन आ गया, पचाओ इसको, इसको शोषण करो, अवशोषित करो। नंबर 4 में यह वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। बोला गया है कि पित्त रस का काम क्या है कि जो भी वसा में घुलनशील विटामिन अब आया है उसको अवशोषण करने में कौन सहायक होते हैं, भाई पित्त रस सहायक होते हैं। नंबर 5 क्या है, यह कुछ विषैले पदार्थों जैसे कोलेस्ट्रॉल और धातुओं के उत्सर्जन में सहायक होता है। जैसे हमारे शरीर में खून में क्या होता है, लोहा, आयरन, आयरन की मात्रा पाया जाता है, तो उसको उत्पादन करने में पित्त रस का काम है, पित्त रस का काम है। चलिए आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। बोला गया है कि ये जो आमाशय है, इस आमाशय में पाचक रस, देखिए इस पाचक रस इसमें है, इसका भूमिका क्या है समझिएगा। आमाशय में पाचक रस का यह भूमिका है कि पाचक रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सुनिए, बोला गया है कि आमाशय में जो आमाशय है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। सक्रिय मैंने काम करने वाले, निष्क्रिय जो काम नहीं करता है, जो निष्क्रिय हो गया, जो बेकार हो गया, फेंका गया है ना, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को क्या करता है भाई, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब पेप्सिन नामक एंजाइम का काम क्या है, पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, समझिएगा। अब पेप्सिन क्या किया, भोजन पर अटैक किया, हमला किया, हमला करने के बाद क्या हो गया, ये प्रोटीन पर भोजन, पेप्सिन के भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। क्या करता है, पेप्टोन में इसको कन्वर्ट कर देता है, सो पेप्टोन में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है कि जो भी हम बैक्टीरिया को, जीवाणु को खा गए उसको नष्ट कर देगा, वो क्या कर देगा, मार देगा उसको, क्योंकि तुम मरो। अब ये हम जहर यहाँ तुम्हारे सामने आए हुए हैं, अगर वो नहीं मरेगा हमारे शरीर में कितना बीमारी हो जाता है, हमारे शरीर में कितना तक बीमारी हो जाता है। कहावत में है पेट सफा तो सब सफा, अगर हमारे पेट सही है, हमारे ये सही है, मशीन सही है, तो सब कुछ सही है, बीमारी भी नहीं होगा आपको, मैंने गारंटी है। इसलिए एक हम दवा बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर इसको साफ रखना है तो खाना जो खाते नॉर्मल खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, फास्ट फूड कम यूज कीजिए। उसके बाद सुबह सुत उठते हैं, सुबह उठने के बाद बस पानी लीजिए, कुल्ला कीजिए, बस गड़ागड़ गड़ागड़ लोटा मार दीजिए पानी,
पानी पी लीजिए, उसके बाद आप नित्य क्रिया कीजिए, कोई दिक्कत है, आपका पेट सफा हो जाएगा, कोई तो बीमारी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, और उसके बाद भी क्या होता है भाई, इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। ये गैस्ट्रिक जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं, गैस हो गया हमारे पेट में, हो पेट दर्द, बाप रे, वो क्या है, गैस्ट्रिक है। वो क्या है, गैस्ट्रिक का काम क्या है, अगर गैस नहीं होगा सर हमारे पेट में तो भोजन पचने वाला नहीं है। तो गैस, किसी को गैस्ट्रिक ज्यादा होता है तो उसको बीमारी बीमारी का नाम पड़ गया, नहीं गैस, इसका गैस्ट्रिक बीमारी हो गया है ना। और कम है भाई, नॉर्मल है, हर किसी को बोलता है ब्लड प्रेशर हो गया। अरे भाई ब्लड प्रेशर सबको है, ब्लड प्रेशर अगर नहीं होगा तो ब्लड चालू चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर 120/80 होता है ना, ये नॉर्मल है, 120/80 नॉर्मल है। अगर सबको ब्लड प्रेशर इतना है, बुखार होता है, अरे हमको बुखार लग गया, अरे ना बुखार लग गया, बुखार सबको है, 98 सबको रहता है बुखार, और 98 से बढ़ गया, 98 पॉइंट शायद 8 होता है, 6-8 के बीच में होता है, तो 98.8 सबको होता है बुखार। अगर 98 से 99 अगर हो गया, बुखार आ गया ना, तो समझिए तो गैस्ट्रिक सभी को होता है, गैस्ट्रिक सभी को होता है, जिसका काम है कि लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। लाइपेज गैस्ट्रिक के साथ क्या होता है, लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है। उसके बाद जो वसा के आंशिक पाचन पाचक में मदद करता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है बाबू, तो एक मदद, एक हेल्प चाहिए आप लोगों का, ये हेल्प आप ही लोग कर सकते हैं। क्या हेल्प, तो आप लोग प्लीज शेयर कर दो ना, शेयर कर दो इसको, इस वीडियो पूरा पूरा शेयर कर दो। क्या रे, शेयर कर भी नहीं, कितने शेयर करेगा, शेयर कर दो क्या। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम साधारणतः कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ये केंद्रक है, ये क्या दिख रहा है, ये केंद्रक है, ठीक है। कोशिका द्रव, देखिए ये जो दिख रहा है चारों तरफ यहां से तक, ये कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली कौन सा है, ये कोशिका झिल्ली है, ये दिख रहा है ना, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली वही होगा, कोशिका झिल्ली है ये, केंद्रक झिल्ली। और कोशिका भित्ति, तो भित्ति कौन सा होगा, भित्ति ये जो है भित्ति होगा, उसको कोशिका ये भित्ति है। यानी कि 4 कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम, यानी कोशिका के 4 अंग के नाम, 4 अंग के नाम क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक है। ठीक है, जो फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है समझिए, वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। शायद क्वेश्चन नंबर कितना बताए थे, जस्ट बताए थे हम, क्वेश्चन नंबर कितना ध्यान से उठ गया हमको, तो पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर, दूसरों जीवों से रहकर, मैंने उसको शरीर में रहकर, उसके संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया अमरबेल, गोल कृमि, हुकवर्म, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अमरबेल समझते होंगे, गोल कृमि समझते होंगे, हुकवर्म भी समझते होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। मानी बोला गया है कि सजीव के मेन रूप से 4 लक्षण क्या होते हैं। देखो सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित इस प्रकार है। पहले नंबर पोषण, पहले नंबर पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, ये पोषण है, भोजन करना क्या है, पोषण है।
अगर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम वृद्धि और विकास कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। या तो हम अगर भोजन अगर नहीं मिलेगा तो हम चल फिर भी नहीं सकते हैं। इतना हमें हिम्मत नहीं कि अपना हाथ को से उठा सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? हाथ हिला भी नहीं सकते अगर पोषण हमको पोषण नहीं मिलेगा तो। श्वसन, देखो भाई, ये ये क्या है? योगा कर रहे हैं ना, योगा कर रहे हैं। एक सांस लिया सांस छोड़ा, एक से लिया एक से छोड़ा, योगा हो गया। ये सो रहा है बउआ, ये देखो, अरे वाह रे बउआ वाह, काल चाल रे, है ना? हाल चाल देखो तो, सो रहा है ये, सो रहा क्या कर रहा है? श्वास तो लेगा, अगर श्वास बंद तो बेचारा इसका जीवन बंद। नंबर 2 क्या? प्रजनन। प्रजनन का मतलब क्या? देखो यह प्रजनन हुआ है, ये एक महिला है, एक बच्चे को जन्म दिया है, ये क्या हुआ? प्रजनन हुआ। ये क्या हुआ? प्रजनन हुआ। अब देखो ये छोटू सा बालक है, ये थोड़ा सा यहाँ यहाँ पैदा लिया और यहाँ थोड़ा सा चलना प्रारंभ कर दिया, है ना? थोड़ा बड़ा हो गया, पोषण में बड़ा हो गया, अरे भाई तो शादी भी लायक हो गया, है ना? अब पापा बन गया, वो ऑफिस में काम करने लगा। अब धीरे धीरे चल रही है क्या जो थोड़ा बहुत के, अब डंडा पकड़ चलना प्रारंभ कर दिया, अब जाने को एज में आ गया। सभी लोग जाते हैं, सबका राम नाम सत्य होता है ना, होता है ना, होता है। चलिए, और चौथा क्या है? वृद्धि एवं विकास। वृद्धि मैंने बढ़ना, देखिए छोटा सा था, बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, वृद्धि हो गया ना, विकास भी हुआ, डेवलप भी हुआ। विकास का मतलब क्या होता है? वृद्धि तो बढ़ना, विकास क्या होता है? हम पतला दुबला थी ना, पूरा खाए पिए हो गए एकदम पलमान जैसा, वो क्या हो गया? विकास हुआ। क्या हुआ? डेवलप हुआ हमारे अंदर में। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, वो तो एक विकास होता है, समझ ना? तो एक मानसिक विकास क्या हुआ? दिमाग तेज होना, वृद्धि होना, बढ़ना, है ना? मानसिक विकास, सोचन शक्ति बढ़ना, मानसिक विकास। शारीरिक विकास, पैर लंबा लंबा हो जाना, हाथ लंबा लंबा हो जाना, पेट इतना हो जाना, है ना, मोटा घाटा हो जाना, ये क्या हुआ? शारीरिक विकास हो गया। क्लियर यहाँ तक है? आशा करते यहाँ तक समझ में सभी बच्चे को आया होगा। अब है यहाँ क्या? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी का मतलब क्या? स्वपोषी माने स्वयं पोषी, हमको भोजन कोई नहीं देता है भाई, हम स्वयं भोजन करते हैं, ये हुआ स्वपोषण। हम तो स्वयं नहीं करते भाई, हम दूसरे पर आश्रित हैं। क्योंकि तो गेहूं रहेगा तो गेहूं को पिसाएंगे, आटा बनेगा, आटा से रोटी बनेगा, हम किसके ऊपर आश्रित हुए? रोटी के ऊपर, गेहूं के ऊपर आश्रित हुए ना। तो दूसरे जीव पर, वो भी तो जीव है, पेड़ पौधा जीव है नहीं? है सजीव है ना? तो वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी का एकमात्र उदाहरण क्या है? हरे पौधे। हरे पौधे किसी से क्या बोला है आज तक? कह रहे फलमा कि हमको लाओ चावल लाओ, हम भोजन करेंगे, हम भूख लग गया, किसी को बोला है क्या? किसी को नहीं बोला होगा। कहीं बोला है? कह रहे सन्नी लाओ समोसा लेकर चौक पर से, हम समोसा खाएंगे, बोला है क्या? नहीं बोला होगा। बोला है उनको पानी डालो, हम अब टपकने वाले हैं, मुरझाने वाले हैं, क्या बोला है? नहीं। तो खुद सूर्य की प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से जल लिया और अपना भोजन खुद से तैयार करता है, खुद से बनाता है। आया बात समझ में? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करें, ध्यान दीजिएगा। तो स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर निम्न इस प्रकार है। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। बहुत अच्छी बात है, सही है कि स्वपोषी पोषण में जीव जो है भोजन अपना खुद बनाता है। अब विषमपोषी पोषण में इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसमें जो भोजन बनता है वो किसी दूसरे के सहारे भोजन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और पॉइंट इसमें है, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। सही बात है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम कुछ गलती कर दी क्या? हाँ भाई, गलती हो गया। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, उल्टा लिखा गया पॉइंट, ठीक है। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं।
निर्भर नहीं, ये हो गया दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। निर्भर क्या सही है? ठीक, देखो यहाँ स्वपोषी में दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ये खुद का भोजन, इसमें जीव स्वपोषी में, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों निर्भर ही तो है रे। इसमें जीव जो है अपने भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि स्वपोषी स्वयं पोषण करना, स्वयं पोषण करना, ये स्वयं पोषण कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसको दूसरे से ही भोजन चाहिए, अपने से भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसमें हरित लवक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बात है भाई, इसमें पेड़ पौधा हरा भरा होना चाहिए, अगर हरा भरा नहीं होगा तो ये क्रिया नहीं हो सकता, ये क्या बोलते स्वपोषी नहीं हो सकता है। इसमें हरित लवक की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हरित लवक की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होता है। यह उत्पादक के नाम से जाना जाता है, इसको जो है क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, पादक बोलते हैं, और यह उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जानते हैं हम? परपोषी को, विषमपोषी को उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, और स्वपोषी को क्या जानते हैं? उत्पादक के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसे बोला है पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम का कार्य निम्न इस प्रकार है। टाइलिन या इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। समझिएगा ध्यान से, टाइलिन या इमाइलेज, इमाइलेज भी होता है, ये दोनों का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देना। नंबर 2 पॉइंट क्या है? पेप्सिन नामक प्रोटीन को, तो पेप्सिन नामक प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। कौन? पाचक एंजाइम। ठीक है। रेनिन दूध में उपस्थित क्या होता है? रेनिन, जो रेनिन दूध में उपस्थित होता है प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है दूध में, रेनिन का काम क्या है? दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाना। समझिए ध्यान से, दूध में प्रोटीन पाया जाता है और इसको पचाता कौन है? रेनिन नामक एंजाइम। रेनिन नामक एंजाइम का काम है प्रोटीन को पचाना। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इमाइलेज बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। थोड़ा बहुत अगर बच गया, इमाइलेज क्या करता है? कोई भी शर्करा थोड़ा बहुत बच गया है तो उसको माल्टोज में बदल देता है। कौन? इमाइलेज। इमाइलेज जो है बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, यानी पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक है। नंबर 6 में है लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज का काम क्या है? कि वसा को ग्लिसरॉल में बदल देना। क्या करना? वसा को ग्लिसरॉल में बदल देना है, इसका काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, शायद शुरू में यही क्वेश्चन था। वैसे प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये समीकरण सब देख लीजिए, ये समीकरण है, यानी कि वायुमंडल से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से क्या लिया? जल लिया, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना? ग्लूकोज तैयार किया, फ्रुक्टोज तैयार किया, और हमको क्या दिया? ऑक्सीजन, और आपने लिखा रख लिया, जल रख लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य लिखें। छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली नुमा जैसी रचनाएं भरी रहती है। समझिएगा, छोटी आंत होता है, नहीं हम पीछे बता रहे थे कि आंत में छोटा छोटा होता है, अंगुली नुमा संरचना, छोटा छोटा होता है, अंगुली नुमा संरचना होती है
दीवार पर हजारों हजारों हजार की संख्या में अंगुली नुमा जैसी संरचना होती है, जिसे दीर्घ रोम का जिसे क्या कहते हैं, ये अवशोषण सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। बोला गया है इसका काम क्या है, अवशोषण करने वाले सतह को, सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, अवशोषण करने वाले सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, इसका काम है। किसका काम है? दीर्घ रोम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? ये तो शायद पीछे पढ़ाए थे हम, है ना। तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे अमाशय हैं, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है ना। तो उसका काम क्या है? जिसका पीएच मान 1 होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, लमसम 1 होता है। यह पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है, यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम को उत्पन्न करता है, जो प्रोटीन और वसा को पेप्टोन में बदल देता है। अब बताओ पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है प्रोटीन और वसा को पेप्टोन में बदल देना। क्लियर है? इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, बोला कि इसके अलावा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, उसका काम क्या है? भोजन में उपस्थित हानिकारक चीज, बेकार चीज, खराब चीज को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कौन भाई? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आया बात समझ में? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दांत कहां गए भाई? दांत नहीं लगाया क्या? मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम तथा कार्य निम्न इस प्रकार है। देखिए, पहला दांत जो चवर्णक होता है या मोलर होता है। देखिए ये दिख रहा है, क्या दिखता है? देखो, है ना। जो आगे का 4 दांत जो दिख रहा है ना, वो चवर्णक है। क्या वो? चवर्णक। अब अरे भाई क्या कर दिए हम, उल्टा कर दिए का? अरे भाई उल्टा हो गया भाई, माफ करना, इसलिए गलती बोल दिए। चवर्णक अंदर होता, आगे नहीं होता, अंदर होता चवर्णक। चवर्णक या मोलर, उल्टा नाम ही लिख दिया, सोच लिया, उल्टा नाम कर दिया। चवर्णक या मोलर यह पीसने या चबाने का कार्य करता है। देखो अंदर में जो दांत होता है, जिसको हम लोग चौवठिया बोलते हैं ना, चौवा बोलते, चौवा चौवा बोलते, चौवठिया भी बोलते हैं, बात समझते होंगे। तो ये जो है पीसने या चबाने का कार्य करता है। अग्र चवर्णक प्रीमोलर, यह भी उससे जो सबसे अंदर में है उससे हल्का सा आगे है, यह पीसने या चबाने का कार्य करता है, ये भी जस्ट वही काम है। रदनक या भेदक, रदनक या भेदक, देखिए देखिए होंगे इस जगह जो नोकीला है ना, नोकीला टाइप का, एक नीचे होगा ऊपर होगा, एक नीचे होगा ऊपर, वो 4 गो होता है, नोकीला टाइप का, नोक नोक वाला होता है। अगर विश्वास नहीं है बउआ तो दर्पण ले लो ना रे, घर में दर्पण होगा, उठाओ, हाँ करो, देखो मुंह में क्या क्या है ना। तो जो नोकीला होता है ना, उसी को रदनक ये बोलते हैं, रदनक या भेदक बोलते हैं। यह चीरने या फाड़ने का काम करता है। जैसे काटे चबा कर रख दिया था मैंने, अंदर में पीस रहा है, पीस के अंदर डाल रहा है मशीन में, जाओ अब चक्की में जाएगा, चक्की में पिसाएगा, बाहर निकलेगा आटा चौकर, है ना। चलो अब क्या है, कतरनक या इनसाइजर। अब जो कतरनक इंसाइजर आगे वाला 4 गो होता है, काट जो हमको, मान लिया हमको खाना है रोटी, पहले काटेंगे कि अंदर में काटेंगे, यहां से काटते हैं, उसके बाद छेद, ये चारों मिलकर छेद करता है, छेद होने के बाद उसका पीसने का काम चक्की वाला जो इधर काम है वो काम करता है। क्लियर है? तो दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कतरनक, तब होता है रदनक, तब अग्र चवर्णक, तब चवर्णक। क्लियर है? उल्टा नाम लिख दिया गया, नाम इससे उल्टा ऊपर में होना चाहिए। चलिए, सिर्फ हम मिस्टेक कर गए थे उस वक्त। देखिए दे भी दिया है, देखिए ये जो दांत है कतरनक या इंसाइजर है, ये दांत को वहां लगाना चाहिए, दांत लगा दिया अलग साइड में। कतरनक या इंसाइजर है, रदनक या भेदक है, और ये जो है अग्र चवर्णक प्रीमोलर है, और ये क्या है, चवर्णक या मोलर है। ठीक है, इसको चौवठिया बोलते हैं, याद रहे। चलिए अब है मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उत्तर दें। मृत जीवी पोषण
वैसे पोषण जो मृत जीव जंतुओं के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करता है, मरा हुआ जीव जंतु के शरीर से वो भोजन ग्रहण करता है, उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। समझिएगा। वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कब्बक, कब्बक क्या है? मृतजीवी है। ये मरा सड़ा गला हुआ चीज से अपना भोजन प्राप्त करता है। बैक्टीरिया इस मरा गला सड़ा हुआ चीज से भोजन प्राप्त करता है। प्रोटोजुआ ये सब क्या है? मरा हुआ चीज से, मृत जीव से, मृत पौधा से अपना भोजन ये प्राप्त करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोग को एक काम करना होगा। काम ये है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लियर है? चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? परपोषण किसे कहते हैं? वैसे जीव जो स्वयं के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर, यानी भोजन के लिए, माफ कीजिएगा, वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। भाई करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, मतलब स्वयं से भोजन नहीं बनाता है, इसको परपोषण या परपोषी कहते हैं, या विषमपोषी भी कहते हैं। जस्ट वही नाम खाली चेंज कर दिया है। परपोषी, विषमपोषी, परपोषण एक ही चीज का नाम है, एक ही परिभाषा है। तो स्वयं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे कि सभी प्रकार के प्राणी, जैसे कि हम तुम जितना प्राणी है इस जीव जंतु पर जो चलता फिरता है, सब परपोषी है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। और शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा लघुत्तरीय में, दीर्घोत्तरीय अलग देखेंगे हम लोग। पोषण की परिभाषा दें। वैसी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। समझिएगा, पोषण एक वैसा विधि है जिससे जीव जंतु अपना पोषक तत्व को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोषण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट समझिएगा, ये है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ दीर्घोत्तरीय पढ़ेंगे और दीर्घोत्तरीय को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अगर दुलार प्यार करते रहिएगा तो हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, हर दिन होंगे, हर समय होंगे। इसलिए हम दुर्गा पूजा में आप लोग से बहुत छुट्टी मार दी है, अब यहाँ छुट्टी नहीं होने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो के साथ।